Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा अगर आप NVIDIA AIN सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सीखिए हिंदी में फुल ट्रेनिंग और फुल एग्जाम। फोकस है बर्स्टी ट्रैफिक पैटर्न्स इन AI वर्कलोड्स और उनका नेटवर्क कंजेशन में रोल। अगर आप AI सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं तो इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बर्स्टी ट्रैफिक आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो जब नेटवर्क में डेटा का फ्लो लगातार एक समान स्पीड से न होकर अचानक से बहुत तेज हो जाता है और फिर एकदम से कम हो जाता है, तो इन अचानक आने वाले स्पाइक्स को हम बर्स्टी ट्रैफिक कहते हैं। AI वर्कलोड्स में खास तौर पर जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हजारों GPU एक साथ काम करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा फेज आता है जहां सारे GPU अपना अपना कंप्यूटेशन पूरा कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने रिजल्ट्स बाकी सारे GPU के साथ सिंक करने होते हैं। इस सिंक्रोनाइजेशन फेज में हर एक GPU अचानक से गीगाबाइट्स डेटा नेटवर्क पर पुश करता है। ये डेटा बहुत ही कम मिलीसेकंड्स के अंदर नेटवर्क पर आ जाता है। सोचिए, एक खाली हाईवे पर अचानक से हजारों गाड़ियां एक साथ आ जाएं, तो क्या होगा? बिल्कुल, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। हमारे AI नेटवर्क्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब डेटा का यह अचानक तूफान हमारे स्विचेस और राउटर्स तक पहुंचता है तो उनके पास इतना समय या स्पेस नहीं होता कि वो सब कुछ एक साथ प्रोसेस कर सकें। यही वह पॉइंट है जहां नेटवर्क कंजेशन जन्म लेता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई बग या एरर नहीं है, बल्कि AI के काम करने का बेसिक तरीका ही ऐसा है। इसलिए हमें अपने नेटवर्क को इस बर्स्टी नेचर को हैंडल करने के लिए खास तौर पर डिजाइन करना पड़ता है ताकि हमारे महंगे GPU डेटा के इंतजार में खाली न बैठे रहें। यहाँ स्क्रीन पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं वह AI ट्रेनिंग के एक टिपिकल साइकिल को विजुअलाइज कर रहा है। लेफ्ट साइड में हमारे पास कंप्यूट फेज है। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. जहां GPU अपना काम कर रहे हैं और नेटवर्क एकदम खाली है। फिर बीच में सिंक्रोनाइजेशन फेज आता है जिसे हमने हाईलाइट किया है। यहीं से नेटवर्क बर्स्ट जनरेट होता है जो राइट साइड के नोड में भारी ट्रैफिक स्पाइक के रूप में दिखाई देता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे एलिफेंट फ्लोज और माइस फ्लोज कहा जाता है। नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। माइस फ्लोज वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स होते हैं जो नेटवर्क में आम तौर पर कंट्रोल सिग्नल्स या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भेजने के काम आते हैं। ये बहुत सारे होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं एलिफेंट फ्लोज। AI वर्कलोड्स में जब दो GPU आपस में बात करते हैं तो वो छोटे पैकेट्स नहीं भेजते, बल्कि वो गीगाबाइट्स डेटा का एक बहुत बड़ा चंक एक साथ भेजते हैं। इन विशाल डेटा स्ट्रीम्स को ही एलिफेंट फ्लोज कहा जाता है। अब समस्या कहाँ आती है? हमारे जो पुराने या ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं वो ECMP यानी इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ECMP का काम है ट्रैफिक को नेटवर्क के अलग अलग रास्तों पर बराबर बांटना, लेकिन ECMP ये मानकर चलता है कि सारा ट्रैफिक छोटे माइस फ्लोज से बना है। जब AI के बड़े बड़े एलिफेंट फ्लोज आते हैं तो ECMP का हैशिंग एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 बड़े एलिफेंट फ्लोज को ECMP एक ही रास्ते पर भेज देता है। इसे हम हैश कोलिजन कहते हैं। नतीजा क्या होता है? नेटवर्क का एक रास्ता पूरी तरह से चोक हो जाता है, वहां कंजेशन हो जाता है, पैकेट्स ड्रॉप होने लगते हैं, जबकि नेटवर्क के बाकी सारे रास्ते बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे 4 लेन के हाईवे पर सारे बड़े ट्रक सिर्फ एक ही लेन में चलने लगे और बाकी 3 लेन खाली हों। इससे पूरी एफिशिएंसी खराब हो जाती है। इस डायग्राम में देखिए, ऊपर से 2 GPU अपने अपने एलिफेंट फ्लो स्विच को भेज रहे हैं। स्विच ECMP का इस्तेमाल करके उन्हें राउट कर रहा है, लेकिन हैश कोलिजन की वजह से दोनों भारी फ्लोज एक ही रेड कलर के कंजेस्टेड लिंक पर चले गए हैं, जबकि दूसरा डॉटेड लिंक बिल्कुल खाली है। यह AI नेटवर्क्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंजेशन का एक और बहुत बड़ा कारण है मेनी टू वन कंजेशन, जिसे नेटवर्किंग की भाषा में इनकास्ट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। AI की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग करते समय एक ऑपरेशन बहुत कॉमन है जिसे ऑल रिड्यूस कहा जाता है।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि दर्जनों या शायद सैकड़ों जीपीयू अपनी कैलकुलेशंस पूरी करके अपना डेटा एक सिंगल डेस्टिनेशन या मास्टर नोड को भेजते हैं, और वो भी बिल्कुल एक ही समय पर। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपके नेटवर्क स्विच के 10 अलग अलग पोर्ट्स से भारी मात्रा में डेटा अंदर आ रहा है, लेकिन उस डेटा को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही पोर्ट से जाना है, जो उस रिसीवर से जुड़ा है। स्विच के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे बफर कहते हैं, जो इस एक्स्ट्रा ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है। लेकिन एआई का बर्स्टी ट्रैफिक इतना तेज और इतना विशाल होता है कि वो स्विच का बफर कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में फुल हो जाता है। जब बफर फुल हो जाता है और पीछे से और डेटा आ रहा होता है, तो स्विच के पास उन नए पैकेट्स को ड्रॉप करने या नष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इस सिचुएशन को हम टेल ड्रॉप कहते हैं। पैकेट्स का ड्रॉप होना एआई वर्कलोड्स के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है और सेंडर को वो पैकेट्स दोबारा भेजने पड़ते हैं। यह बिल्कुल एक फनल या कीप की तरह है, जिसमें आप ऊपर से एक साथ बाल्टी भर पानी डाल दें तो पानी फनल से बाहर छलकने लगेगा, क्योंकि नीचे से निकलने का रास्ता बहुत संकरा है। ये डायग्राम इनकास्ट प्रॉब्लम को परफेक्टली समझा रहा है। लेफ्ट साइड में मल्टीपल सेंडर्स हैं जो एक साथ अपना डेटा बीच वाले स्विच को भेज रहे हैं। स्विच का बफर रेड कलर में है, जो ओवरफ्लो को दर्शा रहा है, क्योंकि राइट साइड के रिसीवर तक जाने वाला सिंगल लिंक बॉटलनेक बन गया है और सारा डेटा एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब तक हमने समझा कि कंजेशन कैसे होता है, लेकिन इसका हमारे एआई वर्कलोड्स पर असर क्या पड़ता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जब भी बर्स्टी ट्रैफिक की वजह से पैकेट्स ड्रॉप होते हैं, तो सेंडर को वो पैकेट्स फिर से ट्रांसमिट करने पड़ते हैं। इस रिट्रांसमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि थोड़ी सी लेटेंसी से क्या फर्क पड़ता है। एआई ट्रेनिंग में इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एआई की पूरी ट्रेनिंग बहुत ही टाइटली सिंक्रोनाइज्ड होती है। इसका मतलब है कि जब तक सारे के सारे जीपीयू अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर लेते, तब तक कोई भी जीपीयू अगले स्टेप की कैलकुलेशन शुरू नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास 1000 जीपीयू का क्लस्टर है। 999 जीपीयू ने अपना काम कर लिया और डेटा भेज दिया, लेकिन सिर्फ एक जीपीयू का डेटा नेटवर्क कंजेशन की वजह से लेट हो गया। इस एक लेट पैकेट की वजह से बाकी के 999 जीपीयू कुछ नहीं करेंगे, वो बस आइडल बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे। इसे हम स्ट्रैगलर इफेक्ट कहते हैं। आप खुद सोचिए, करोड़ों डॉलर के जीपीयू लगे हुए हैं और वो नेटवर्क की एक छोटी सी कंजेशन प्रॉब्लम की वजह से खाली बैठे हैं। इससे आपके एआई मॉडल की ट्रेनिंग का जो टोटल समय है, जिसे हम जॉब कंप्लीशन टाइम या जेसीटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो आपके पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस आपकी सबसे धीमी कड़ी पर निर्भर करती है, और यहाँ वो सबसे धीमी कड़ी नेटवर्क कंजेशन बन जाता है। इस गैंट चार्ट में आप स्ट्रैगलर इफेक्ट को देख सकते हैं। ऊपर वाले जीपीयू अपना कंप्यूट फेज जल्दी खत्म कर लेते हैं, लेकिन रेड कलर का जो हिस्सा है वो उनका आइडल या खाली समय है। वो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सबसे नीचे वाला जीपीयू नेटवर्क डिले का शिकार हो गया है। जब वो डिले खत्म होता है, तभी अगला फेज शुरू हो पाता है। बर्स्टी ट्रैफिक को संभालने के लिए नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है स्विच के बफर के साइज को बढ़ाना। बफर स्विच के अंदर की वो मेमोरी होती है जो डेटा पैकेट्स को तब होल्ड करती है जब आउटपुट पोर्ट बिजी होता है। पहले के समय में माना जाता था कि अगर हम स्विच में बहुत बड़े बफर्स, जिन्हें डीप बफर्स कहा जाता है, लगा दें तो पैकेट्स ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन एआई वर्कलोड्स ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। डीप बफर्स एआई के लिए एक बहुत बुरा आइडिया है। क्योंकि जब एआई का भारी बर्स्टी ट्रैफिक आता है, तो डीप बफर उन सारे पैकेट्स को स्टोर तो कर लेता है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने में बहुत समय लगाता है। इससे होता यह है कि पैकेट्स ड्रॉप तो नहीं होते, लेकिन वो बफर के अंदर इतनी देर तक फंसे रहते हैं कि लेटेंसी आसमान छूने लगती है। इसे हम टेल लेटेंसी कहते हैं। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा, एआई में लेटेंसी ड्रॉप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। डीप बफर बीमारी का इलाज नहीं करता, बस दर्द को छुपा देता है। इसका सही समाधान है शेयर्ड बफर आर्किटेक्चर, जो कि नए स्पेक्ट्रम एक्स जैसे स्विचेस में इस्तेमाल होता है। शेयर्ड बफर में मेमोरी को अलग अलग पोर्ट्स के बीच टुकड़ों में बांटने के बजाय एक सिंगल बड़ा पूल रखा जाता है। जब भी किसी एक पोर्ट पर अचानक से बर्स्ट आता है, तो वो पूरे बफर पूल का इस्तेमाल करके उस माइक्रोबर्स्ट को बड़ी आसानी से और बिना किसी एक्स्ट्रा डिले के एब्जॉर्ब कर लेता है। यह एआई नेटवर्क्स को स्मूथ और फेयर बनाता है। डायग्राम के जरिए हम दो तरह के बफर्स का कंपैरिजन देख रहे हैं,
जब बर्स्टी एआई ट्रैफिक आता है, तो अगर वो स्प्लिट या डीप बफर वाले स्विच में जाता है तो रिजल्ट रेड कलर में है, यानी हाई लेटेंसी और अनफेयरनेस। लेकिन अगर वो फुली शेयर्ड बफर में जाता है तो रिजल्ट ग्रीन कलर में है, यानी मैक्सिमम बर्स्ट एब्जॉर्प्शन और लो लेटेंसी। कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्किंग में एक बहुत ही पुरानी और जानी मानी तकनीक है जिसे ईसीएन या एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ईसीएन काम कैसे करता है और यह एआई के बर्स्टी ट्रैफिक के सामने क्यों फेल हो जाता है। नॉर्मली जब किसी स्विच का बफर फुल होने लगता है तो वो वहां से गुजरने वाले पैकेट्स पर एक खास तरह का मार्क लगा देता है। जब ये मार्क पैकेट्स रिसीवर के पास पहुंचते हैं तो रिसीवर को पता चल जाता है कि रास्ते में कंजेशन है। फिर रिसीवर एक मैसेज सेंडर को वापस भेजता है कि भाई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, अपनी डेटा भेजने की स्पीड थोड़ी कम कर दो। सुनने में यह सिस्टम बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन एआई नेटवर्क्स में यह बुरी तरह फेल हो जाता है। इसका कारण है रिएक्शन टाइम। एआई के माइक्रोबर्स्ट्स इतने छोटे और इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं कि वो नैनोसेकंड्स में आते हैं और बफर को फुल कर देते हैं। जब तक स्विच पैकेट को मार्क करता है, रिसीवर उसे पढ़ता है और सेंडर को वापस स्पीड कम करने का मैसेज भेजता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बर्स्ट खत्म भी हो चुका होता है और हजारों पैकेट्स ड्रॉप हो चुके होते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कार बहुत तेज स्पीड में किसी दीवार से टकरा जाए और एयरबैग खुलने की बजाय कार का सिस्टम ड्राइवर को बोले कि कृपया ब्रेक लगाइए। एआई के लिए हमें ऐसी कंजेशन कंट्रोल तकनीक चाहिए जो मिलीसेकंड्स में नहीं बल्कि माइक्रोसेकंड्स में रिएक्ट करे और सेंडर को पहले ही रोक दे। ये सीक्वेंस डायग्राम ईसीएन की धीमी प्रक्रिया को दर्शा रहा है। सेंडर ने भारी बर्स्ट भेजा, स्विच में बफर ओवरफ्लो हुआ और उसने ईसीएन मार्क लगाया। रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया और सेंडर को अलर्ट भेजा। लेकिन नीचे नोट में क्लियरली लिखा है कि जब तक अलर्ट सेंडर तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमारे नेटवर्क में बर्स्टी ट्रैफिक की वजह से पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो हमें इसका पता कैसे चलेगा? यहीं पर रोल आता है विजिबिलिटी और टेलीमेट्री का। पुराने नेटवर्क्स में हम एसएनएमपी या फ्लो मॉनिटरिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये टूल्स हर कुछ सेकंड्स या मिनटों में डेटा कलेक्ट करते हैं। एआई के जो स्पाइक्स या बर्स्ट्स आते हैं वो इतने कम समय के लिए होते हैं कि ये पुराने टूल्स उन्हें देख ही नहीं पाते। वो रडार के नीचे से निकल जाते हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को समझ ही नहीं आता कि परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसे व्हाट जस्ट हैपेंड या WJH कहते हैं। यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह सीधे स्विच की सिलिकॉन चिप यानी SiC लेवल पर काम करता है। WJH नेटवर्क से गुजरने वाले हर एक पैकेट को लाइन रेट पर एनालाइज करता है। अगर कोई भी पैकेट किसी भी कारण से ड्रॉप होता है, चाहे वो बफर फुल होने की वजह से हो या कोई और कंजेशन हो, तो WJH तुरंत उस पैकेट की हेडर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। यह एडमिनिस्ट्रेटर को एक बहुत ही सटीक और रियल टाइम रिपोर्ट देता है कि पैकेट क्यों ड्रॉप हुआ, कब ड्रॉप हुआ और कहां ड्रॉप हुआ। इसके साथ ही यह प्रॉब्लम को फिक्स करने का रिकमेंडेशन भी देता है। इससे ट्रबल शूटिंग का समय हफ्तों से घटकर सिर्फ कुछ सेकंड्स रह जाता है, जो कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को अप और रनिंग रखने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इस फ्लोचार्ट में WJH टेलीमेट्री का वर्कफ्लो दिखाया गया है। जैसे ही स्विच SiC में कोई पैकेट ड्रॉप इवेंट होता है, WJH इंजन तुरंत उसे पकड़ लेता है। फिर वो उस डेटा को जेसन फॉर्मेट में नेटक्यू डैशबोर्ड को भेजता है, जहां से नेटवर्क एडमिन तुरंत रूट कॉज एनालिसिस करके सही एक्शन ले सकता है। चलिए इस ट्रेनिंग सेशन को कंक्लूड करते हैं और बात करते हैं कि इस बर्स्टी ट्रैफिक और कंजेशन का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। एआई नेटवर्क्स को स्मूथली चलाने के लिए हमें दो बहुत ही एडवांस्ड तकनीकों की जरूरत होती है। पहली है अडैप्टिव राउटिंग। जैसा कि हमने देखा, ECMP एलिफेंट फ्लोज को हैंडल नहीं कर सकता। अडैप्टिव राउटिंग इस समस्या को पैकेट स्प्रेइंग के जरिए सुलझाता है। इसका मतलब है कि यह पूरे के पूरे फ्लो को एक ही रास्ते पर भेजने के बजाय डेटा को पैकेट बाय पैकेट अलग अलग रास्तों पर भेजता है। स्विच लगातार मॉनिटर करता है कि कौन सा पोर्ट सबसे कम बिजी है और हर अगले पैकेट को उसी खाली रास्ते पर भेज देता है। इससे नेटवर्क का हर लिंक पूरी तरह से यूटिलाइज होता है और हैश कोलिजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दूसरी तकनीक है सुपरनिक्स के जरिए एडवांस्ड कंजेशन कंट्रोल। जैसा कि हमने समझा कि ECN बहुत धीमा है, नए एआई नेटवर्क्स में स्पेक्ट्रम एक्स जैसे स्विचेस इनबैंड टेलीमेट्री जनरेट करते हैं जो सीधे सुपरनिक के पास जाती है। सुपरनिक उस डेटा को माइक्रोसेकंड्स में प्रोसेस करता है और अगर उसे लगता है कि सामने स्विच का बफर भरने वाला है
तो वो सेंडर की स्पीड को उसी वक्त धीमा कर देता है, यानी फ्लो को मीटर कर देता है। जब अडेप्टिव राउटिंग और यह फास्ट कंजेशन कंट्रोल आपस में मिलकर काम करते हैं, तो हमारे नेटवर्क का इफेक्टिव बैंडविड्थ 95% तक पहुंच जाता है। एआई मॉडल्स तेजी से ट्रेन होते हैं, जीपीयू का पूरा पैसा वसूल होता है और परफॉर्मेंस आइसोलेशन भी मेंटेन रहता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एआई वर्कलोड्स में बर्स्टी ट्रैफिक और कंजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हमारी आखिरी स्लाइड का डायग्राम अडेप्टिव राउटिंग को विजुअलाइज कर रहा है। जीपीयू से आ रहे एक भारी एलिफेंट फ्लो को अडेप्टिव राउटिंग स्विच ने पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3 में तोड़कर अलग अलग रास्तों पर भेज दिया है। डेस्टिनेशन पर लगा सुपरनिक उन आउटफॉर्डर पैकेट्स को वापस सही क्रम में लगाकर जीपीयू को डिलीवर कर रहा है। इससे कंजेशन बिल्कुल नहीं होता। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.